बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। इस वीडियो लेक्चर में हमने बेटा एक बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करना है, बल्कि आप यूँ कहें कि एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो क्लियर करना है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स जब पेपर में ये क्वेश्चन आता है या इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो वो गलत करके आता है। तो इस कॉन्सेप्ट को हमने इस वीडियो लेक्चर में क्लियर करना है। कॉन्सेप्ट आपका एक्चुअली है क्या, ये क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं कि एक सिक्का है जिसको हमने 12 मरतबा टॉस किया और उस सिक्के के ऊपर 9 मरतबा हेड आ गया, तो क्या ये समझा जाए कि ये सिक्का बिल्कुल फेयर है, सिक्का हमारा बिल्कुल ठीक है। इसको हमने टेस्ट करना है एट अल्फ़ा 5%। अब ये क्वेश्चन जब भी पेपर में आता है तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को एक गलत टेक्निक के साथ सॉल्व करते हैं। पहले मैं वो स्टूडेंट्स की गलती बताता हूँ कि वो अप्लाई यहाँ पर क्या करके आते हैं, फिर हम इसकी एक्चुअल फॉर्म पे जाएंगे। अब ये क्वेश्चन जब पेपर में आ रहा है तो स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करते हैं इस तरह कि हाइपोथेसिस बना दिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड 1/2, यानी सिक्का फेयर है तो हेड की प्रोबेबिलिटी 1/2। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस लिया कि सिक्का चूँकि फेयर नहीं है तो ये 1/2 के इक्वल नहीं है। अल्फ़ा की वैल्यू 5%। ये टेस्ट स्टेटिस्टिक जो है ये बच्चे अप्लाई करके आते हैं, यानी जी टेस्ट अप्लाई करते हैं और जी टेस्ट में ये पी कैप की वैल्यू निकालेंगे 9/12 से, क्योंकि 12 दफ़ा सिक्का टॉस हुआ और उसके ऊपर 9 दफ़ा हेड आया, तो ये वाली वैल्यू बनेगी 9/12। पी की वैल्यू लेते हैं ये 1/2, इसको कैलकुलेट किया तो ये आंसर आ गया। फिर क्रिटिकल रीजन में आ गए और इस वैल्यू को यहाँ रख के कंपेयर किया और रिज़ल्ट लिख दिया। ये वो टेक्निक है जो स्टूडेंट्स यहाँ पर करके आते हैं। ये जो जी टेस्ट अप्लाई किया है, ये जी टेस्ट की एप्लीकेशन ही गलत कॉन्सेप्ट है, क्योंकि याद रखिएगा जो आपका जी टेस्ट है ये वहाँ अप्लाई होता है जहाँ पर हमारा सैम्पल साइज़ जो है वो लार्ज हो, मतलब एन जो है वो हमारा 30 या 30 से ज़्यादा हो। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास जो एन की वैल्यू है वो 12 है। तो जब एन की वैल्यू 12 है तो फिर हम इसके ऊपर ये जी टेस्ट अप्लाई कर ही नहीं सकते। अब इसके ऊपर हमने जो टेस्ट अप्लाई करना है वो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी हमने नंबर ऑफ हेड को ऑब्जर्व करना है। यही हमारा टेस्ट स्टैटिस्टिक होगा, यानी एक्स जो है ये हमारा टेस्ट स्टैटिस्टिक है इन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो सिक्का अगर फेयर है तो इस पे हेड और टेल की प्रोबेबिलिटी 1/2 और 1/2 होगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड P, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल Q, NPQ, ये सारी कीमतें जो हैं ये हमने बाइनोमियल के फंक्शन में रख के इनको यूज़ करना है। हाइपोथेसिस हमारा आ गया P.5। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस P इज़ नॉट इक्वल टू 0.5। अल्फ़ा की वैल्यू 5%। टेस्ट स्टैटिस्टिक नंबर ऑफ हेड्स को इंडिकेट कर रहा है, जो इस प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन में से हमने क्लियर करना है। अब यहाँ पर कीमतें रखने से NPQ की कीमतें रखने से ये फॉर्म हमारे पास आ गई। अब इसमें हम x की कीमतें रखेंगे, तो जब हम x की कीमतें यहाँ पर रखेंगे तो इससे हमारे पास प्रोबेबिलिटी का कॉलम खुल जाएगा। 0, 1, 2, 3, 4 अप टू 12 तक कीमतें रखने से हमारे पास से प्रोबेबिलिटीज़ का कॉलम खुलेगा, और वो प्रोबेबिलिटीज़ का कॉलम जो है वो बेटा ये हमारे पास आ रहा है। ये कॉलम जो है ये हमारा बनता जा रहा है। ये जो प्रोबेबिलिटीज़ का कॉलम है ये मैंने शरिये के बाद 5 डिजिट यूज़ किए हैं ताकि क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो। x की वैल्यू 0, 1, 2, 3 रखने से ये कॉलम आ गया। इस कॉलम का जो सम है, यानी तमाम
प्रोबेबिलिटीज़ का जो सम है वो आपके पास 1 होना चाहिए। यानी इस कॉलम को सम अप करोगे तो बेटा आंसर आपका 1 आएगा। अब इस कॉलम से हमने ये सीपी और डीसीपी का कॉलम बनाया। ये बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। सीपी कहते हैं क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी और डीसीपी कहते हैं डी क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी। सीपी हमने यहाँ प्रोबेबिलिटीज़ को जमा किया है, तो ये कॉन्सेप्ट आप सीएफ से भी समझ सकते हैं। सीएफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, अगर आप फ्रीक्वेंसीज़ को सम अप करते हैं तो वो सीएफ है। यहाँ हम प्रोबेबिलिटीज़ को सम अप कर रहे हैं तो ये सीपी है। नोट करें, पहली वैल्यू मैंने वैसे ही लिखी है। अब इस वैल्यू के अंदर मैंने ये वाली प्रोबेबिलिटी ऐड की तो ये आंसर आ गया। फिर इसमें मैंने ये प्रोबेबिलिटी ऐड की तो ये आंसर, इसमें ये प्रोबेबिलिटी ऐड हुई है तो ये आंसर, एंड सो ऑन। ये सारा कॉलम जो है ये मैंने बनाया अगली प्रोबेबिलिटीज़ को सम अप कर के, तो इससे ये हमारे पास एक कॉलम खुल गया। अब जो डीसीपी का कॉलम है, सीपी में हम प्रोबेबिलिटीज़ को ऊपर से नीचे की तरफ प्लस करते हुए आ रहे हैं, तो डीसीपी में हमने नीचे से ऊपर की तरफ जाना है प्लस करते हुए। अब ये डीसीपी का कॉलम जो है ये यहाँ से हमने सम अप करना शुरू किया। ये पहली वैल्यू मैंने ऐसे ही रखी। अब इसके अंदर मैंने ये वाली प्रोबेबिलिटी प्लस की तो ये आंसर आया। इसके अंदर फिर ये प्रोबेबिलिटी प्लस हुई तो ये आंसर, इसके अंदर ये प्रोबेबिलिटी प्लस हुई तो ये आंसर, एंड सो ऑन। तो ये मेरे पास डीसीपी का कॉलम जो है ये खुल जाएगा। ये जो सीपी और डीसीपी के कॉलम हमने बनाए हैं, इनको यूज़ करके अब हमने क्रिटिकल रीजन डिज़ाइन करना है। तो आप नोट करें कि जो अल्फ़ा की वैल्यू है वो हमारे पास है 5% और हमारा जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है वो नॉट इक्वल का है। नॉट इक्वल मीन कि हमारा जो क्रिटिकल रीजन है वो दोनों साइड पर आ रहा है, लेफ़्ट साइड पर भी होगा और राइट साइड पर भी होगा। तो आधा जो है वो लेफ़्ट साइड पर है और आधा राइट साइड पर है। मतलब अल्फ़ा की अगर वैल्यू 5% है तो 2.5% लेफ़्ट पे है और 2.5% आपका राइट पे है। तो अब हम इसको कंपेयर करते हैं। 2.5% मीन 0.025। तो आप इस सीपी के कॉलम को ज़रा ऑब्ज़र्व करें। जब आपने इसमें ये वाली वैल्यू प्लस की तो ये आंसर मिला। अब ये आंसर आपका 0.025 से छोटा है। फिर आपने इसमें ये वाली वैल्यू प्लस की तो ये आंसर मिला, ये भी आपका 0.025 से छोटा है। तो जैसे ही आपने इसमें ये वाली वैल्यू प्लस की तो आपका आंसर बड़ा हो गया। इसका मतलब है कि ये वाली वैल्यू जैसे ही ऐड होगी तो आपका क्रिटिकल एरिया स्टार्ट हो जाएगा, यानी जो क्रिटिकल रीजन है वो आ जाता है। 0.25 से पीछे पीछे आपने रहना है। इट मीन्स कि आपके पास जो क्रिटिकल रीजन की वैल्यू बन रही है वो 3 या 3 से पीछे की ऑप्शन, मतलब 3 प्लस होगा तो क्रिटिकल रीजन की बात बनेगी। तो इट मीन्स कि अगर हम 3 से पीछे ही रहते हैं, यानी हम ये वाली वैल्यू प्लस करते ही नहीं हैं बल्कि हम इससे पीछे पीछे ही रह लेते हैं, तो हमारे पास फिर जो अल्फ़ा की वैल्यू बन रही है वो बनेगी x < 2 पे, क्योंकि हम इस पॉइंट पर आए ही नहीं, हम इससे पीछे ही रहे हैं। इसी तरह आप ये डीसीपी के कॉलम को देखें तो यहाँ पर भी जब आपने इस वैल्यू के अंदर ये प्लस की तो ये आंसर आया, ये भी 0.025 से छोटा है। इसमें जब आपने ये प्लस किया तो ये आंसर आ रहा है, ये भी 0.025 से छोटा है। बट जैसे ही आप इसमें ये वाली वैल्यू प्लस करते हैं तो आपका आंसर CR में गिरने लग जाता है, यानी 0.025 से बड़ा हो रहा है। तो इट मीन्स कि आपने फिर इस नंबर से पीछे पीछे ही रहना है, क्योंकि जैसे ही आपका ये वाला आंसर जो है ऐड होना है तो आपकी वैल्यू जो है वो 0.025 से एक्सीड कर जाती है। आप नोट करें कि CR में हमारे पास x < 3 ये वैल्यू जो है, इसको जब हम इससे कंपेयर कर रहे हैं तो हमारा हाइपोथेसिस फिर रिजेक्शन की तरफ जा रहा है, क्योंकि ये वैल्यू इससे बड़ी है। इसी तरह जब हम
इसको इससे कंपेयर करते हैं, यानी ये DCP वाले कॉलम को जब हम कंपेयर करते हैं तब भी वैल्यू आपकी ये जो 9 और 9 से ज़्यादा की सूरत में हमारे पास ये आंसर बन रहा है। तो हमने बेसिकली ये जो एक एक नंबर यहाँ पर एक्सीड हुआ है, यानी इसको हमने रखना है 2 तक, x से लेस देन इक्वल टू 2, और इसको हमने एक नंबर एक्सटेंड करके रखना है 10 तक, ताकि हमारा क्रिटिकल जो अल्फ़ा है 0.025 वो एडजस्ट हो। नोट करें कि जैसे ही इसके अंदर ये वाला नंबर ऐड होता है तब ये वैल्यू बढ़ती है। तो इट मीन्स कि हमारा फिर जो क्रिटिकल एरिया है वो बेसिकली 10 और 10 से नीचे नीचे ही रहना चाहिए। इसी तरह जो इस तरफ से क्रिटिकल एरिया है वो 2 और 2 से पीछे रहना चाहिए। जैसे ही तीसरी प्रोबेबिलिटी ऐड होती है तो वैल्यू आपकी बढ़ जाती है। इट मीन्स कि इससे पीछे पीछे ही आपने रहना, 2 या 2 से पीछे। तो हमारी जो अल्फ़ा की एक्चुअल ट्रू वैल्यू है वो ये होनी चाहिए, यानी जो हमने 0.05 लिया हुआ है तो वहाँ पर एक्चुअली ये बनना चाहिए 0.03854। ये वैल्यू जो है हमारे पास आनी चाहिए, जो मैंने इन 2 प्रोबेबिलिटीज़ को सम अप करके निकाली है। ये हमारा ट्रू लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है। तो अब ये जो x इक्वल टू 9 है, इस x इक्वल टू 9 को आप ऑब्ज़र्व करें कि क्या ये इस ट्रू अल्फ़ा के साथ, यानी इस रेंज के अंदर आता है या इस रेंज से बाहर है। तो हमारा ये जो x 9 है ये बेसिकली इस रेंज से बाहर है, यानी इससे छोटा नहीं है, इससे बड़ा नहीं है। तो इट मीन्स कि ये एक्सेप्टेंस रीजन के अंदर गिरा हुआ है। तो एक्सेप्टेंस रीजन में आने की वजह से फिर हम अपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं करेंगे, हम अपने नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेंगे और हम ये शो करेंगे कि हमारा जो सिक्का है वो बिल्कुल फेयर है। और बाय चांस ऐसा हुआ है कि 12 दफ़ा जब हमने सिक्का टॉस किया तो उसके ऊपर 9 मरतबा हेड आ गया। तो ये बाय चांस है, सिक्का बिल्कुल ठीक है, ऐसा नहीं कि सिक्का ख़राब है, बाइस्ड है, अनफेयर है तो इस वजह से उसके ऊपर हेड ज़्यादा आ रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये था बेटा आज का हमारा टॉपिक। तो हमें याद रखिएगा, इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फ़ी अमान अल्लाह।